फिरोज, अच्छा, मार्केट वॉलेटाइल जरूर हो गए पर है बिल्कुल दायरे में ही। वॉलेटाइलिटी देख के थोड़ा डर लग रहा हो, बात अलग है। ऐसा कोई डैमेज प्राइस वाइज हुआ नहीं है। मार्केट्स कैसे पोजीशन लग रहे हैं? कुछ बहुत बड़े इवेंट सामने खड़े हैं उससे पहले आपको? अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से पोजीशन लग रहे हैं। ऑफ कोर्स एक इंडिसाइसिव जोन होता है, अगर एक इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट अगले 15 दिन में आपके पास आने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी के आधार पे ही ट्रेड हो रहा है। सो डिसाइसिव मूव्स नहीं है। जैसे आपने कहा आशीष जी, इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, इसीलिए इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है। डेली वॉलेटिलिटी जैसे हमारी डेरिवेटिव डेस्क डेल्टा हेज करती है तो 100 पॉइंट के जो मूव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स बढ़ गई। सो लास्ट 15 डेज। सो पॉइंट वन, इंडिसाइसिव मूव्स हैं, लार्ज मूव्स नहीं आ रही है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। हाउ आर दे पॉइज्ड? बहुत अच्छी तरह पॉइज्ड है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी इस आधार पे है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी तो ये लेवल सैक्रोसैंक्ट है। तो इसमें रिस्क बहुत कम लगता है। लास्ट 9 साल में हर 4 महीने में मार्केट निफ्टी ने 10% का करेक्शन दिया है एट एन एवरेज 4 मंथ्स। बट आई थिंक इट इज सैक्रोसैंक्ट। ब्रॉडर मार्केट्स आर वेरी वेल पॉइज्ड। जो भी फ्री फ्लोट थी वो अब्सॉर्ब हो चुकी है। तो अभी जो भी लिक्विडिटी आएगी, पर यूनिट ऑफ लिक्विडिटी प्राइस मूवमेंट ऑन द हायर साइड विल बी ग्रेट। आनंद राठी वेल्थ पे आप लोग के क्लाइंट एडिशन तो गजब चल रहे हैं, वो आपके क्वार्टरली नंबर्स हाईलाइट करते रहते हैं। पर जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनका उनका पैसा जो आना है वो थोड़ा थमा है क्या अनसर्टेनिटीज के बीच में, या फ्लोज जस के तस बने हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स मार्केट को? अगर क्लाइंट का इनर्ट बिहेवियर देखूं तो पॉजिटिव है। कलेक्शंस अच्छी दिख रही हैं रिलेटिव टू नेट मोबिलाइजेशन, जिसको हम इंटरनली नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। नेट मोबिलाइजेशन, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो बड़ा है। इनफैक्ट अनसर्टेनिटी की वजह से कम नहीं हुआ है बट बड़ा है। मई में अप्रैल में इज व्हाट आई वुड टेक। पॉइंट वन। पॉइंट टू, इक्विटी की जो एसेट क्लास की जो आज भी डिमांड है वो काफी ज्यादा है। जैसे मैं ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप में काफी लोग नेगेटिव रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर से स्मॉल कैप की ओवर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। हम बहुत क्लियर हैं कि स्मॉल कैप की ओवर वैल्यूएशन नहीं हुई है। अर्निंग्स ग्रोथ 795 दिखती है एनएसई स्मॉल कैप 250 की। अगर उस आधार पे मैं 21 22 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 16,500 की लेवल आती है, 17,000 की स्मॉल कैप इंडेक्स पे लेवल आती है, इवन एट 21 पी फॉरवर्ड। पॉइंट टू, तो मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक फ्लोज विल कंटिन्यू। ऑफ कोर्स सेबी ने भी ओवर वैल्यूएशन को जाहिर किया था, अपनी कंसर्न्स को, बट आई थिंक मार्केट वुड इग्नोर एंड आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स आर इवन वेल पॉइज्ड। क्योंकि जो भी फ्री फ्लोट था ना आशीष जी, अगर आप देखें 215 ऐसे स्टॉक हैं जो एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में है, जो एनएससी स्मॉल कैप एनएससी 500 में नहीं है, एनएसपी स्मॉल कैप 250 में नहीं है। तो फॉरेनर हमारे इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में 450 प्लस स्टॉक रखता है और डोमेस्टिक लोग सिर्फ 250 स्टॉक रखते हैं। तो ये 215 जो स्टॉक हैं जो एमएससीआई में है और एक्स्ट्रा है और एनएससी 500 में नहीं है, एनएससी स्मॉल कैप 250 में है, उनकी फॉरेन होल्डिंग इतनी ऑब्जॉर्ब हो चुकी है कि फ्री फ्लोट बड़ा कम है। तो लिक्विडिटी अगर आएगी तो प्राइस राइज, री रेटिंग्स विल बी क्वाइट अबनॉर्मल। एक्चुअली मैं इसी पे आ रहा था। अब देखिए ना, इस डिप से पहले और जो इंडिया विक्स का जिक्र किया आपने, उससे कहीं 1 महीना पहले ही हम मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर कंसर्न थे, स्ट्रेस भी हुआ। अभी स्मॉल और मिड कैप फंड्स में फ्लो कैसा है? और पोस्ट आई थिंक इलेक्शन जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद आपको लगता है कि वो जो आई थिंक वाइल्ड स्विंग्स थे या फिर जिनको लेकर सेबी कंसर्न्स था वो अब एड्रेस हो चुके हैं? और अभी तक का बीते 1 महीने का आपने एक्शन कैसे देखा? वहाँ फंड फ्लो कैसा है? और मिड कैप और स्मॉल कैप में कन्विक्शन बन रहा है क्या आपका? मिड कैप स्मॉल कैप में हमारा कन्विक्शन थोड़े साल, सवा साल पहले बना था, जब हमने लिक्विडिटी का एंट्री होते हुए दिखा था। अब वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि फ्लो कैसा है, फ्लो आता है 2-3 सोर्स से। एक तो एसआईपी का सोर्स है। एसआईपी में 15-20% ऑफ द टोटल एसआईपी नंबर, अगर 20,000 करोड़ का आंकड़ा है तो 3,000 करोड़ करीबन स्मॉल कैप में जा रहा है। दैट इज फ्लो डेटा। और दूसरा फ्लो डेटा होता है लमसम फ्लो डेटा, एसआईपी के अलावा। तो स्मॉल कैप का लमसम फ्लो डेटा भी पॉजिटिव है, बट सिर्फ 1,000 करोड़ पॉजिटिव है। बाकी सबकी ओवरऑल कैटेगरी में लमसम एसआईपी की परचेज हटा दो तो नेगेटिव है फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो स्मॉल कैप में परचेज बने रहे। तीसरा, एक्चुअली जो इकट्ठा हुआ पैसा कितना है स्मॉल कैप में? 2.5 लाख करोड़।
इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, आरबीआई की डेटा, हर जगह से डेटा कलेक्ट करो तो 2024 मार्च में टोटल हाउस होल्ड सेविंग इंडिया की 8 लाख करोड़ है। उसमें से 2.5 लाख करोड़ स्मॉल कैप में, विच इज नॉट इवन 0.3-0.4% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ करंट होल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ फ्लो, बोथ सीम इंटैक्ट एंड रोबस्ट। ओके, अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा अर्निंग्स को। आपने फिर इस पूरे अर्निंग सीजन को देखा, आई मीन आपके मुताबिक इस वक्त जो प्राइस डैमेज बीते 2 महीने में हुआ या फिर 1 महीने में हुआ, उसके अगेंस्ट जिस प्रकार की अर्निंग्स रही, इस प्राइस पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किन 1-2 स्पेस पे बन रहा है अब इस अर्निंग सीजन की समाप्ति के बाद? तो ये आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आज भी, बिकॉज अर्निंग्स हैव कॉट अप ब्यूटिफुली। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज देखते हैं, निफ्टी में 27-28% है, हैवीएस्ट वेट है। अगर कोई 19-20 भी होती है इलेक्शन में तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है निफ्टी में। अगर फॉरेनर भी अगर डामाडोल होता है तो भी वो निफ्टी की तरफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल करता है। निफ्टी की वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज की 26-27% है। पॉइंट 1 पॉइंट 2, उनकी जो वैल्यूएशन हैं लार्ज टॉप 5 वेटेजेस इन द 27%, उनकी एवरेज पी है 19 की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे हिसाब से इस स्टेबल, लिक्विडिटी के लिए इस लिहाज से उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कन्वेंशनल सेक्टर, वुड नॉट बी सीन एज अ ग्रेट फाइंड। पॉइंट 1 पॉइंट 2, मेरा ये मानना है कि अगर आप सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड कंपनीज देखेंगे तो आई थिंक 4-5 साल की स्ट्रक्चरल बुल रन डेफिनेटली पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी देश अगर एक बड़ी जीडीपी की जंप देखा है हिस्ट्री में तो उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज ऑलवेज बीन अ लीड इंडिकेटर। और इंडिया की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रही है उसको अगर आप 4-5 साल समेशन करें तो इट इज 3 टाइम्स मोर देन द प्रीवियस 5 years। सो मेरा ये मानना है कि एनी सेक्टर विच हैज अ बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें इकोनॉमी में बेनिफिट मिलता है, बट डायरेक्ट बेनिफिट कैपिटलाइज करने का बहुत अच्छा मौका है। तो बेसिकली अगर मैं एक स्पेसिफिक फंड भी बोल दूं तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो इसी थीम पे खेल रहा है, आई थिंक एक छोटा फंड है। इफ समबडी डज नॉट वांट टू प्ले स्टॉक्स कैन प्ले दिस फंड। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अच्छा, 1-2 स्पेस जिनका इस चुनाव और चुनाव बाद के आने वाली पॉसिबल तेज़ी, अगर एक क्लियर मैंडेट मिलता है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स मिलते हैं किसी भी आई थिंक धड़े को, ये पीएसयूज ने प्री इलेक्शन और आई थिंक इलेक्शन में जब हम जा रहे थे उससे पहले फिरोज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, चाहे वो रेलवे कंपनियां हो, पीएसयू बैंक्स हो। शार्पनेस पीएसयू बैंक्स में प्राइवेट बैंक से कहीं ज़्यादा थी। पीएसयूज को लेकर आपका इस वक्त व्यू इस प्राइस पे या फिर किसी पर्टिकुलर आई थिंक टाइम फ्रेम पे, मतलब आप इलेक्शन के बाद ही कोई क्लियर व्यू बना पाएंगे यहाँ पर? मेरे हिसाब से देखिए, प्रोबेबिलिटी पे इंसान निर्भर करता है। तो आई वुड से पीएसयू आज भी खरीद सकते हैं। अगर खरीद के पैसे बनाने तो आज खरीद लें, इलेक्शन के बाद शायद पैसे इतने ना बने। पॉइंट 1 ऑफ कोर्स बन भी सकते हैं, बट आई वुड बाय पीएसयूज टुडे। पॉइंट 1 पॉइंट 2, आई थिंक निफ्टी मतलब पीएसयूज का बिहेवियरल पैटर्न अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें तो काफी ड्रामेटिक चेंज है। वो 3 साल पहले भी पीएसयू कहलाते थे, आज भी पीएसयू कहलाते हैं। उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं उसमें काफी बदलाव हुआ है। अगर आप देख लें कि आज की हमारी जो बजट थी इस साल की, लास्ट ईयर की, उसमें 3.76 लाख करोड़ का हमारा एक्स टैक्स रेवेन्यू था। उसको हम इस बार पहली बार सुपरसीड करने वाले हैं। पहली बार कहना गलत होगा, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू सुपरसीड। द डिविडेंड एक्सटेंट्स हैव चेंज्ड। सो पॉइंट 1, PSUs bullish. 95%, 97% probability is a good probability to take a trade. 3-4 साल होल्ड करेंगे तो मैनेजमेंट स्टाइल में काफी बदलाव होगा, तो पी री रेटिंग्स की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटीज हैं। हिस्टोरिकल एवरेज पीज ऑफ 10-15 years आर एब्सोल्युटली रिलेवेंट फॉर दिस स्पेस। फिरोज, मेरा आखिरी सवाल, एज, रिस्क प्रोफाइल, गोल, पोर्टफोलियो मिक्स सब हटा के अगर बढ़िया अल्फा जनरेट करना है तो 2-3 फंड्स कौन से? जी बिल्कुल, आई थिंक रिस्क एपेटाइट लोग बहुत अंग्रेजी में समझते हैं। किसी की जो जिसकी रिस्क एपेटाइट कम होती है वो भी लो, मीडियम, हाई कहता है, अंग्रेजी में कहता है, उसका बीटा उसको पता नहीं होता है। तो रिस्क इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड फॉर पीपल, एंड आप सही कह रहे हैं, उसको छोड़ दें। और उसके हिसाब से उसके अलावा अल्फा जनरेट करने के लिए मेरे हिसाब से क्वांट की 1-2 स्कीमें बहुत अच्छी हैं। और स्पेशली अगर लार्ज कैप कैटेगरी में
कोई और अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है। क्वांट लार्ज कैप फंड जो 1000 करोड़ का फंड है, उनकी जो एजिलिटी है वो संदीप टंडन की अमेजिंग है। उन्होंने 28% ऑलमोस्ट लास्ट ईयर निफ्टी को बीट किया और 17 स्टॉक थे और 17-18 स्टॉक पे क्लोज किया उन्होंने, उसमें से सिर्फ 3 स्टॉक सेम है। सो उनकी जो 14 स्कीमें थी, 14 स्टॉक थे, उन्होंने बदल लिए। सो लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आपको अल्फा की उम्मीद भी रखनी है तो आपको क्वांट लार्ज कैप से रखनी है। मल्टी कैप में अगर आपको अल्फा की उम्मीद रखनी है तो कोटक मल्टी कैप से रखनी है। मेरा ये मानना है, ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग। अगर आपको फ्लेक्सी कैप देखना है तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो वैल्यू फिलॉसफी फॉलो करता है, वो आज भी मेरे हिसाब से पीएसयू का जो हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सर से, आई थिंक दैट विल बी अ गुड प्ले। तो ये 3 स्कीमें रहेंगी, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप। मैं और वीरू ने लिख लिया है, न्यूज रूम पे पीसीआर में सबने लिख लिया है, सबने नोट डाउन कर लिया है। ये लिख लिया, मैंने भी लिख लिया। बस, देखा वीरू, सबका भला हो गया। अब गलत मैंने भी यही लिखा, मैंने भी यही लिखा। क्वांट का लार्ज कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। लीजिए भाई, 3 बढ़िया से फंड्स के साथ। आशीष, हाँ हाँ, मैं कल बैठ के यही सर्च कर रहा था और एग्जैक्टली अगर आप देखिए आपका दर्द मुझे पता था, क्वांट की फंड चूज कर रहा था, लेकिन ये आपका दर्द पता था मुझे। अब ये फंड्स तो आ गए हैं, अब इन फंड्स में फंड्स लगाना ढूंढना है अभी, वो अलग है, वो फिरोज नहीं हद कर पाएंगे। फिरोज, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।